नमस्कार, इंडिया दर्पणमध्ये आपलं स्वागत. थेट भेट या सेगमेंटमध्ये आपण वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो, वेगवेगळ्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या कार्याची ओळख आपण या निमित्ताने करून घेत असतो. तर आज आपण भेटणार आहोत कोमल सोमाणी यांना. त्या CEO आणि MD आहेत ग्रेट आयडियाज इन ॲक्शन या नवीन स्टार्टअपच्या. खरं तर त्यांची वेगळी ओळख ही आहे, ती आपल्याला या मुलाखतीतून उलगडणार आहे. आपण जाणून घेऊया की त्या कोण आहेत, त्या नेमक्या काय करतात आणि नेमकं त्यांचं योगदान काय आहे, काय त्यांनी चॅलेंजेस फेस केलेले आहेत आणि आज आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी त्या सांगणार आहेत त्यांच्या आयुष्यातल्या एका महत्त्वाच्या प्रवासामधून. अपन स्वागत करूया त्यांचं. कोमल जी, आपका स्वागत इंडिया दर्पण में. थैंक यू भावे जी फॉर हैविंग मी हियर और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव. इट इज़ वेरी गुड कि आप एक सबकी स्टोरी जो भी होती है सबके साथ ला रहे हैं और एक मोटिवेशन हर किसी को मिले, इसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं. सो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट लक. थैंक यू, वेलकम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़े आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका बर्थ जो है वो कहाँ पे हुआ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं और उनकी थॉट्स क्या थे और आपने कैसा एजुकेशन किया. ओके, सो मैं बेसिकली अमरावती से हूँ और मम्मी जो है वो सोशल वर्कर है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में और उनको काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं. और पापा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और भाई है एक छोटा. तो हम मैं अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बताऊंगी कि जब मैं छोटी थी तो मैं सबको देखती थी, अपने सारे फ्रेंड्स को देखती थी. तो वो सारी गर्ल्स जो है ना वो ऐसे वो खिलौने से खेलते थे, जो हमारे टॉयज होते हैं, इसके क्या बोलते हैं उसे, सॉरी यू हैव टू कट दिस. ओके, हाँ, वो किचन टॉयज जो होते हैं वो उससे खेलते हैं. बट मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी भी वो टॉयज से खेलने नहीं दिया. उन्होंने मुझे कभी वो गेम टॉयज दिलाए नहीं है. तो उसके पीछे उनकी थॉट प्रोसेस हमेशा यही थी कि हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम बस इसी में अपनी लाइफ सीमित करो. हम चाहते हो कि तुम कुछ अलग सोचो और अलग करो और एक दुनिया में नई मिसाल कायम करो. तो इसलिए उन्होंने मुझे वो, मेरी चाहत होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी वो चीज़ नहीं दी. और उन्होंने हमेशा से ये सीड मेरे अंदर डाला है कि आई हैव टू थिंक डिफरेंटली एंड आई हैव टू अचीव समथिंग डिफरेंट और अपने लिए एक मार्क बनाना है, स्पेस बनाना है करके लाइफ में. तो उनकी हमेशा अपब्रिंगिंग ऐसी होती थी. और ऐसे अप्रिसिएशन की भी जब बात होती थी तो मैं हमेशा देखती थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स को उनके मॉम डैड हमेशा कहीं भी जाते थे तो तारीफ करते थे कि हमारा बच्चा ऐसे करता है वैसे करते हैं. लेकिन मेरे मॉम डैड की जो फिलोसॉफी थी वो एकदम अलग थी. वो मुझे अप्रिशिएट इतने आसानी से नहीं करते थे. मुझे कुछ ना कुछ बहुत डिफिकल्ट करना होता, अचीव करना होता, या कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करना होता, कुछ नए थॉट प्रोसेस से, तभी वो मुझे अप्रिशिएट करते थे. और वो हमेशा बोलते थे कि हमने अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, बाहर वालों ने आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. एंड दैट वो रियल अप्रिशिएशन होगा कि बाहर के लोग जब आकर बात कर रहे हैं आपको अप्रिशिएट करें, दैट वुड बी, क्योंकि हर किसी को अपना बच्चा प्यारा ही होता है. तो इससे ना मुझे हमेशा वो एक ये मिला है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग या मेरा थॉट प्रोसेस वैसा डेवलप होने लगा कि हाउ कैन आई थिंक डिफरेंटली और मैं कैसे अलग चीज करूं तो आई विल गेट दैट अप्रिशिएशन फ्रॉम आउटसाइड. तो उससे मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो उस डायरेक्शन में डेवलप होते गया और जो आज शायद मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है. ग्रेट. आपका प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से किया आपने और क्या सीखा. तो मैंने इंजीनियरिंग किया है पुणे में, MIT कॉलेज से किया है, अपना इंजीनियरिंग किया है इन कंप्यूटर्स. सो दैट्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड. मैंने सुना है कि जब आप इंजीनियरिंग कर रही थी तो आप कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर रही थी या बिजनेस कर रही थी और वो बहुत सक्सेसफुल भी होता. आपने एक इनोवेशन भी किया है, एक ऐप भी आपने लॉन्च किया था, वो क्या था. तो भाभी जी, आई लाइक टू शेयर कि मैंने इंजीनियरिंग ले तो लिया था क्योंकि हर कोई चाहता था कि अपना बच्चा इंजीनियर बने या मेडिकल फील्ड में जाए. तो मैंने ले तो लिया था, लेकिन उसमें मेरा शायद इतना एप्टीट्यूड नहीं था, आई वुड से मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था. तो आई फेल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे वो हमेशा यही बात करते रहते थे कि
हमेशा कि नो मैं यहाँ से 10 किलोमीटर गई और मैंने ना 10 रुपए बचाए, 20 रुपए बचाए, तो हमेशा वो लोग यही डिस्कस करते थे। और मैं फेलियर होकर भी ना आई यूज्ड टू थिंक कि मैं ऐसा क्या लाइफ में डिफरेंट करूं कि मुझे ना बचाने के लिए नहीं सोचना पड़े, मैं और ज्यादा कैसे कमाऊं, या मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे बचाने के लिए नहीं, मुझे कमाने के लिए सोचना है। तो मेरा जो वो थॉट प्रोसेस था वो हमेशा अबंडेंस कॉन्शियसनेस था कि ज्यादा कैसे मिले, या मैं ऐसा नहीं सोचूं, मतलब लिमिटेड नहीं रहूं, बचाने की जगह बढ़ाने का कैसे सोचूं। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट। और मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फेल भी हुई थी, ये है, तो वहां पर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू किया, ये किया, हमेशा मतलब काफी सारी मुझे अपने आप को मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि फेलियर आता है तो यू आर ऑलवेज रिजेक्टेड बाय एवरीवन। तो और आई थिंक कि उसमें मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया, और मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ एंटरप्राइजिंग मतलब एक स्पिरिट है करके, लाइक यू नो, मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मुझे बस इंजीनियरिंग खत्म करके मुझे कभी जॉब करना है, ये मेरा थॉट प्रोसेस कभी था ही नहीं, बिकॉज आई न्यू आई एम एंटरप्राइजिंग मटेरियल, मतलब लाइक यू नो आई हैव दैट स्पार्क इनसाइड मी। सो मेरा अगेन थॉट प्रोसेस, जहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स सोचते थे कि इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद में मुझे ये कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, उस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, 25,000 रुपीज पर मंथ हो, 6 लाख का पैकेज हो, ये हो। यहाँ पर मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी हमेशा होती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आई एम अर्निंग मोर देन दे आर अर्निंग। ओके, वो जितना साल भर में कमाते हैं तो वैसा मैं एक ही महीने में कमाऊं, ऐसा मैं क्या करूं। और मेरे लाइफ का ये फंडा है हमेशा से कि हमारी लाइफ जो है ना, वो जिस तरीके से हम हमारे आप को क्वेश्चंस पूछते हैं, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क। ओके, आप जैसे अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसी का आंसर मिलेगा। तो हमेशा मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं जो मुझे आगे लेकर जाए, लिमिटिंग नहीं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, या मैं ही क्यों फेल हुई, ये क्वेश्चन लिमिटेशंस मैंने नहीं रखे। मैंने पूछा कि ऐसा क्या करती हूँ, और वो था। तो मेरे पास में एक ग्राफोलॉजी की बुक आई, बिकॉज आई फेल्ड, तो मेरे पास एक ग्राफोलॉजी की बुक आई, और उसमें मैंने देखा, आई वॉज अमेज्ड टू सी कि इंजन मतलब एक आपकी हैंडराइटिंग से एक पेज की कि कितना कुछ पता चलता है, और लोगों में वो थर्स्ट होता है, वो अपने आप को जानते ही नहीं है। मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दे डोंट नो मच अबाउट देमसेल्फ। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मेरा इंजीनियरिंग का नॉलेज और ग्राफोलॉजी का नॉलेज कंबाइन करने का सोचा कि हम कैसे ये नॉलेज कंबाइन कर सकते हैं करके, रोहित। और इसे जब मैंने ये अपने आप को क्वेश्चन पूछा कि हाउ व्हाट कैन आई ब्रिंग आउट ऑफ इट, तो मैंने सोचा कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, और सॉफ्टवेयर डिजाइन करके मैंने एक ऐसी जगह पर उसको पुणे में लॉन्च किया, ई स्क्वायर मॉल है, तो जहां पर बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, सेम टाइप के लोग नहीं आते हैं, तो हमेशा अलग अलग कल्चरल ये है, तो ये क्राउड होता है। आई लॉन्च इट, और मुझे बहुत सक्सेस मिला उससे। आई स्टार्टेड अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, मतलब फ्रॉम ये है। So in the last year of engineering, yes. Wow. Yes. तो जहाँ पर सब लोग आगे बढ़ गए थे और लाइक नो प्लेसमेंट की सोच रहे थे, I had my own way, I had my own plans. Wow. और it's only because of my thought process this has been shaped this way. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि फर्स्ट ईयर ड्रॉप हो गया आपका इंजीनियरिंग का। फैमिली का क्या सपोर्ट था, मतलब मम्मी और पापा जो है वो गुस्सा हो गए और उनको लगा कि यार तुम कुछ नहीं कर रही हो, मतलब क्या सिचुएशन था, उनका सपोर्ट कितना था? मॉम का भी था, पर वो उनको मतलब मेरे मॉम डैड बहुत सोशल है, तो उससे आप जान सकते हैं कि अगर अपना बच्चा कोई फेल होता है तो कितने लोग आकर रोज पूछते हैं कि अच्छा फेल हो गए हैं करके। इट वॉज वेरी मतलब डिस्टर्बिंग टाइम, लेकिन मैंने वो नॉइज को मतलब आई ऑलवेज फील कि यू नो द फायर इनसाइड यू शुड बर्न ब्राइटर देन द फायर अराउंड यू। सो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, और पीपल स्टार्टेड ब्लेमिंग कि अच्छा ऐसे है, उनका सबका ये था, लेकिन अंदर से विश्वास था कि मैं लाइफ में कुछ हटकर करूंगी और कुछ अलग करूंगी करके। तो मैंने वो पूरा 1 साल इतनी बुक्स पढ़ने में इन्वेस्ट किया, इतना नॉलेज लिया जो अलग अलग फील्ड से है, सब यूटिलाइज्ड माय ईयर, और उस फेलियर ने मुझे लाइफ के इतने फेसेस दिखाए हैं कि यू नो जो एक सक्सेस से कभी नहीं आ सकते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। उसके बाद का जर्नी कैसा है, मतलब आप नासिक आ गई या पुणे में ही थी? उसके बाद में आई गॉट मैरिड। ओके। तो
उसके बाद में मॉम डैड ढूंढना शुरू किए थे। तो मैं ग्राफोलॉजी करती थी, तो उन लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। वो सोचते थे कि ग्राफोलॉजी करेंगी तो ऐसे कौन लड़का है जो तुमसे शादी करेगा। हाँ, क्योंकि तुम ऐसे ग्राफोलॉजी, हमने इंजीनियर बनाया है और तुम एक ग्राफोलॉजिस्ट बन गए हो, तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे उससे। फिर मैं शुड तो नासिक के इंडस्ट्रियलिस्ट है मिस्टर पीयूष सोमानी, ESDS के MD जो है, तो उनसे आपकी शादी हुई है। तो आप नासिक में आ गए। तो यहाँ का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, और पीयूष जी जो है उनका कॉपरेशन कैसा था आफ्टर मैरिज? ओके, सो मतलब जैसे मॉम डैड, मैंने कहा कि इट एंडेड देयर कि ग्राफोलॉजिस्ट से ये करेगा कौन, मतलब ये करेगा, शादी करेगा ऐसे, क्योंकि उन्होंने इंजीनियर बनाया था। तो इतने में पीयूष का बायोडेटा आया, और पीयूष वॉज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन, जिसके लिए मतलब हजारों बायोडेटास आए हो, तो ऐसे सब कुछ था। बट पीयूष वांटेड एक ह्यूमन, मतलब लेकिन एक ऐसी लड़की से उन्हें शादी करना था जिसने खुद के दम पर कुछ किया हो। उनके पास तो सारे बायोडेटा थे, वो जॉब कर रहे थे, ये कर रहे थे, बट पीयूष खुद एंटरप्रेन्योर होने की वजह से उन्हें ऐसी वाइफ चाहिए थी जो खुद एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट रखती हो। तो ही वांटेड दैट, और एक ऐसी वुमेन है जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो और ऑनेस्टली फॉलो करती, मतलब जिसमें इंटीग्रिटी हो, बिकॉज ही इज दैट पोजिशन। He definitely wanted a stable, a life partner. Yes. And तो out of all the 1000 biodatas जो थे, उसमें मेरे बायोडाटा को प्रेफरेंस मिला। क्या? तो आप नासिक में आ गई। तो नासिक में फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? यहाँ पर, और जब पीयूष से मैंने फर्स्ट टाइम बात की, तो ही सेज मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए कि जो मेरे सॉक्स कहाँ रखे हैं ये बताए, या मुझे चाय बना कर दे, मेरे हाथ में ला कर दे। आई वॉन्ट समवन हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माई बिजनेस। तो और आपने ऐसे ग्राफोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो विल यू बी एबल टू डू दिस? तो he asked a lot of questions, और he got some convincing answers also. तो मैंने यही कहा था कि I can learn anything because I am a woman who is very passionate. So if I get opportunity, I'll definitely learn, or if I can contribute to a visionary like you, क्योंकि मुझे मतलब ये है कि तो नथिंग लाइक इट। और मैंने पीयूष में लॉट ऑफ पेट्रोटिज्म भी देखा था, जो मेरे भी अंदर एक वैल्यू थी कि आई नेवर सीन पीयूष लाइक कि वो कोई भी कंट्री बाहर जाते हैं ना, तो मैंने बहुत लोग बाहर जाते हैं और इंडिया में वापस आते हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू क्रिटिसाइज कि नो इंडिया में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, हम इतने पीछे हैं। लेकिन पीयूष सिर्फ एकमात्र ऐसे इंसान है जिसने कहीं कोई भी कंट्री से आने के बाद में अपनी कंट्री को, द लव फॉर हिज लैंड ही हैज, लेकिन आई हैव फॉलन फॉर दैट। सो हमेशा आकर वो अपने इंडिया को ही आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और उनको वो बहुत ज्यादा है, वो कभी उनके मतलब दैट में, मतलब शादी होने के बाद में आपको ऐसा कंफर्म लगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर? एब्सोल्युटली, जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि डॉट्स विल गेट कनेक्टेड। तो जब शादी हो रही होती है या जो भी हो रही होती है वो हमें नहीं पता होता है। देयर इज वी ऑल, मतलब मैं और पीयूष दोनों बिलीव करते हैं देयर इज अ डिवाइन प्लान, और एंड एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड व्हेन यू लुक बैकवर्ड। ऐसे आगे से नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम पीछे देखते हैं तो हमें डेफिनेटली ये है, मतलब वी फील दैट लाइक पीयूष जी का जो स्टार्टअप जो है, इंडस्ट्री जो है वो आईटी इंडस्ट्री है। yes. फिर आपने ESDS में एंट्री की आफ्टर मैरिज, yes. और उनके साथ में आपने काम शुरू किया। yes. तो वो जो वर्क कल्चर था, हाँ. वो जो जर्नी था वो कैसा था? ओके, तो जब मैंने ESDS ज्वाइन किया तो मैंने मेरे लाइफ में उससे पहले कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इतना क्लोजली नहीं देखा था जहाँ पर ऐसे सब सारे डिपार्टमेंट्स हो। तो इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी, और मेरे ऊपर हमेशा एक ये लगा रहता था, कैमरा लगा रहता था, विजिलेंट, क्योंकि शी इज बॉसेस वाइफ। तो आई हैव टू बी एट पार, मतलब मैं मिस्टेक कर सकूं ऐसा मेरे पास में चांस नहीं था, या मैं इफ आई लुक फूल आई डिडंट हैड दैट चांस, बिकॉज आई ऑलवेज हैड टू बी लाइक बिकॉज सब लोग मुझे एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे होते थे, बिकॉज आई एम बॉसेस वाइफ। तो व्हेन आई जॉइंड ESDS,
तो मैंने पीयूष से कहा था कि मुझे हमेशा से पता था, क्योंकि मेरी मॉम का बैकग्राउंड हमेशा से वो इंक्लिनेशन जो था वो सोशल था। आई एम पीपल्स पर्सन, और ये मुझे पता था कि अमरावती में भी जब मैं थी तो हमेशा हर कोई ना वेट करता था कि मैं पुणे से कब घर पे आऊंगी, और पापा हमेशा कहते थे कि जब भी घर पे आती है तो दिवाली हो जाती है, इतने सारे लोग मिलने आते हैं और सब मतलब इससे रौनक आ जाती है करके। सो आई ऑलवेज न्यू। तो मैंने पीयूष से कहा कि मुझे HR डिपार्टमेंट में काम करना है करके, एंड तो मैंने लोगों से जुड़ा है। हाँ, जो लोगों से जुड़ा, हाँ जो लोगों से जुड़ा है। और मैंने कहा कि मुझे कोई भी डिपार्टमेंट में डालना, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मत डालना कभी, क्योंकि मुझे वो जबरदस्ती बेचना कि हमारे प्रोडक्ट्स ले लो, सेल करना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये है। और पीयूष ने वो बात पकड़ ली और बोलते कि बीइंग अ वाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तुम्हारे पास में ये ऑप्शन नहीं है कि तुम ये करोगी ये नहीं करोगी, यू हैव टू डू एवरीथिंग। और पीयूष ने मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही डाला। कैसा था एक्सपीरियंस? तो पीयूष ने मुझे एक जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है उसमें मुझे कहा कि कल से आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एफिलिएट मैनेजर बोलकर काम करोगी। तो मैनेजर का डेजिग्नेशन तो अच्छा लग रहा था, लेकिन एफिलिएट का क्या मीनिंग होता है ये मुझे नहीं पता था, अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग। सो जैसे ही मैंने वो मतलब उस पोजीशन पर मैं थी तो 6 महीने से वो पोजीशन कोई हैंडल नहीं कर रहा था, और एफिलिएट से 0 सेल्स हो रहे थे 6 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में। तो मैंने बहुत सारी, मेरी आदत है बहुत सारा पढ़ना, ओके तो मैंने बहुत सारी बुक्स ऑर्डर कर ली, और आई यूटिलाइज माई बेस्ट लाइक कि मैं फटाफट बहुत सारा पढ़ लूँ करके कि व्हाट इज एफिलिएट्स अबाउट। मैंने बहुत जाना, ये किया, और सब कुछ पढ़ के बाद में आई स्टार्टेड अप्लाइंग, और विद इन 3 मंथ्स मतलब जहाँ पे 0 सेल्स हो रहे थे, आई टुक एफिलिएट्स मार्केटिंग टू अ लेवल जहाँ पर 50-60 सेल्स पर मंथ हो रहे थे। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रीडिंग, ये है। तो वैसे है, बट मेरा इंक्लिनेशन जो था वो हमेशा HR की ही तरफ था। अच्छा। सो समथिंग वाज वेटिंग। HR डिपार्टमेंट में आपने एक माइलस्टोन खड़ा किया है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जिसकी तरह से पूरी दुनिया में आज ESDS का नाम लिया जा रहा है। तो वो कंट्रीब्यूशन आपका क्या था और आपने क्या किया ऐसा? ओके, सो मैं हमेशा जब भी मेरे नानी के घर जाती तो मैं हमेशा देखती कि हर कोई मतलब कितना भी अमीर होगा, कितना भी मतलब ये होगा, हर कोई वहां पर जाना पसंद करता है नानी के घर पे, जो एकदम विलेज एरिया में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरीज नहीं होती है। और जब भी मैं पुणे से आती ना तो मुझे मेरे घर पे तो मैं जाती, लेकिन मुझे हमेशा मन करता कि मैं नानी के घर जाऊँ। तो वो हमेशा से एक लेसन था। देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो अपनापन देती है, वो जो कल्चर है, जो प्यार है, सब कुछ है, वो लग्जरी से बढ़कर था। तो ये मैंने वहां से सीखा था अपनी नानी से। अच्छा। कि हर कोई बड़ा छोटा घर का जो है ना वो उन्हीं की तरह, वो कोई इंग्लिश नहीं बोलती थी, वो कोई बहुत एजुकेशनल टॉक्स नहीं करती थी, लेकिन वो जो प्यार था, वो अपनापन जो था, वो हमेशा खींच कर लेकर जाता था। और बस इसी बात से लेकिन कि आई स्टार्टेड विद HR, और फिर HR में मुझे चांस दिया पीयूष ने आफ्टर अचीविंग दिस सक्सेस, बिकॉज HR की जो पोजीशन थी वो वैकेंट थी फॉर अ वाइल। मैंने कहा पीयूष से कहा कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, और एंड मेरा कभी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था फॉर HR, क्योंकि मैंने कभी कोई एजुकेशन नहीं लिया है और कैसे वर्क होता है ये भी नहीं पता था। और ऐसे जब तुम्हें नहीं ज्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं मतलब, और ESDS कुड हैव आल्सो हायर्ड सो मेनी पीपल जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो, ये हो। तो मैंने पहले से सोच लिया था कि मुझे जो है वो कल्चर के ऊपर काम करना चाहिए। सो रादर जब, और मैं हमेशा अपने सारे फ्रेंड्स को सुनती थी कि फ्राइडे आए तो बहुत खुश होते थे कि यार वीकेंड आ गया। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये कल्चर कैसे चेंज करूं, एंड पीपल शुड से थैंक गॉड इट्स मंडे कि मुझे आज ऑफिस जाना है। तो ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा कल्चर मैं कैसे लाऊं? और पीयूष ने भी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था वो इसी सीड से किया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, रिस्पेक्ट हो, और हमारा जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कभी ऐसा नहीं डिफाइन किया कि कि वी ट्रीट समवन कि अच्छा यू आर एन एम्प्लॉय, वी आर आवर बॉस। इट्स नेवर लाइक दैट, वी ऑल आर इन इट टुगेदर। तो पीयूष ऑल्सो हैड दैट माइंडसेट, और उसको एक स्टेप आगे मुझे लेकर जाना था। तो हमारा एक स्ट्रैटेजी का मीटिंग चल रहा था, और उसमें हर कोई अपने अपने गोल्स दे रहे थे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ये गोल अचीव करेगा, सेल्स विल अचीव दिस, ऑपरेशंस विल अचीव दिस, एंड इट वाज टाइम फॉर HR।
तो मैंने कह दिया कि हम ग्रेट प्लेस टू वर्क बनेंगे करके। एंड एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट मी कि हम नासिक की कंपनी है, हम टियर 2 सिटी से है, आर यू श्योर कि हम ग्रेट प्लेस टू वर्क बनेंगे? तो आई सेड कि यस, यू गिव मी 3 years as an HR like professional, I'll ensure कि we get into a great place to work. And this is how my journey towards creating a very beautiful culture has begun. तो फर्स्ट ईयर जो है हमारा रैंक जो था, हमने सर्वे किया जाता है 56 डिफरेंट पैरामीटर्स पर। वो सर्वे करते हैं सारे एम्प्लॉय से, एनोनिमसली कुछ भी पूछा जाता है, ये होता है। तो देयर इज नो स्कोप, यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव टू हैव दैट कल्चर। तो मैंने बहुत पढ़ाई की कि वो कैसे करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, व्हाट इज आवर कल्चर, वेयर आर वी लैकिंग, और सबको इम्प्रोवाइज करके फर्स्ट ईयर वी गॉट 98th रैंक आउट ऑफ इंडियाज टॉप 100 कंपनीज को वो सर्टिफाई करते हैं। एंड जस्ट इट वॉज 98, मतलब जस्ट बच गए। तो फिर मैंने देखा कि वो उन लोगों को रिवॉर्ड, मतलब जो टॉप 50 में थे उन लोगों को वहां बुलाकर वो अवार्ड सेरेमनी में फेलिसिटेट कर रहे थे, और बाकी सबको कुरियर कर दिया था सर्टिफिकेट। तो आई सेड आई वांट टू बी देयर। ओके, तो मुझे नेक्स्ट ईयर का टारगेट मिल गया था कि हमें वहां जाना है। तो नेक्स्ट ईयर भी रैंक 13 98 to 13। हाँ, लेकिन वो कैटेगरी चेंज हो गया था, क्योंकि पहले जब वो करते थे तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑल ओवर इंडिया करते थे, बड़े छोटे ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन बाद में उन्होंने कैटेगरी चेंज कर दी थी कि 500 तक एम्प्लॉय जो है वो मिड इसमें आएंगे, और जो 500 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएंगे तो वो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में हो गए। सो वी जंप टू रैंक 13, और वहां पर हम गए, और पीयूष को शायद इतना ये नहीं था, पीयूष वॉज ट्रैवलिंग, ही वॉज अब्रॉड दैट टाइम। तो मेरा एक सपना था कि ना मैं पीयूष के साथ में एक अवार्ड लूं करके, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो मेरा बड़ा सपना था। तो मैंने कहा कि अभी 13th रैंक पे आ गए, तो वी ट्राइड बेटर कि और कल्चर। और जब 98 से वो 13 पे आना शायद थोड़ा इजी होता है, लेकिन जब तुम 10 में आ रहे हो ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर नेक्स्ट ईयर हमने ट्राई किया कि मुझे पीयूष के साथ अवार्ड लेना है, तो वी शुड बी इन टॉप 10। तो वी रैंक 8 इन 3rd ईयर। सो ये किया, और उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी इस बार। वो उन्होंने कहा कि हम खुद ऑर्गेनाइजेशन में जाके सर्टिफिकेट्स देंगे। तो मेरा सपना अगेन अधूरा रह गया था। तो व्हाट आई डिड, मैंने पीयूष को कहा कि मुझे कल्चर के ऊपर बुक लिखनी है। तो पीयूष ने कहा कि कल्चर के ऊपर बुक लिखनी है तो यू कैन नॉट राइट इट एट रैंक 8, यू हैव टू बी इन टॉप 3 टू राइट अ बुक। तो मुझे मेरा नेक्स्ट गोल मिल गया था 4th ईयर का। एंड और पीयूष के साथ अवार्ड लेने अभी बाकी था। इट वॉज ऑल डेस्टिन। नाउ आई कैन कनेक्ट दी डॉट्स। एंड 4th ईयर वी वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, और बहुत अच्छा कल्चर बनाया। एंड in 4th year we ranked 2nd in India, across India, for being a great place to work. And फिर मैं पीयूष के साथ जाकर अवार्ड लेकर आई। आखिर सपना पूरा हो गया। Yeah, and after that we have been rewarded as Asia's best workplaces at rank 15th. वाह, तो ये हुआ आपका ESDS में जो कंट्रीब्यूशन था वो। लेकिन उसके बाद में एक कुछ महीने पहले पूरे वर्ल्ड में जो भी है एक बहुत बड़ा बीमारी जो है कोरोना, उसने एंट्री किया, और पूरी दुनिया हिल गई उसकी वजह से, और जो भी कुछ काम था वो मतलब थम गया। राइट। तो ये कोरोना की वजह से सिर्फ भारत में नहीं, इंडिया में नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी हैपनिंग्स हुई, बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हुए। तो ये चैलेंजेस ऐसे भी थे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा ये फेज में, कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में। तो हर एक लोगों को लगता है कि ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, तो हम क्या करें। फ्रस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों को ये फेज में आ गया है। लेकिन यही फेज में आपको लगा कि आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है। ये मतलब अलग थिंकिंग है। मतलब हम कोई रिवर में अगर जा रहे हैं तो वो रिवर जो फ्लो में है, जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो उसके अलग डायरेक्शन में जाना है। ये थीम क्या थी, मतलब आपको ऐसे क्या लगा कि यही राइट सिचुएशन है, और वो स्टार्टअप क्या था? Okay, so again I'll say कि the quality of your life is the quality of questions you ask. तो वो पेंडेमिक भी था, और मैंने मतलब 5 years तक एक साथ में एक रो में ग्रेट प्लेस टू वर्क लाया और 2nd रैंक तक ला दिया। तो आई वॉज ऑलवेज इन अ थॉट कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कर रही हूँ, ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जिससे आई कैन
ट्रांसफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मैं हमेशा इस तलाश में थी, ये थी। और कल्चर जो है या वैल्यूज जो होता है, तो मैंने वो देखा कि उसका एक्सटेंशन जो होता है वो मार्केटिंग में होता है, क्योंकि मैंने मार्केटिंग भी पहले किया है। एंड दोनों फील्ड का नॉलेज होने से पहले जब मैं एचआर में गई थी तो मैंने एचआर को बहुत अच्छे से मार्केट किया है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं इंडस्ट्री में। तो मैं जिसको बैकग्राउंड ही नहीं है, तो हाउ वुड आई अचीव सक्सेस? ये बिकॉज आई मार्केटेड इट वेल कि एचआर में जो भी चीज हो रही है, तो मैंने वो दोनों इसको कंबाइन किया। जैसे टेक्नोलॉजी और ग्राफोलॉजी को कंबाइन किया था, हियर आई कंबाइंड, और उसकी वजह से सक्सेस मिला। तो मैंने कहा कि और जो कल्चर होता है उसका ही एक्सटेंशन एक मार्केटिंग में मुझे दिख रहा था कि एक ब्रांड जो होता है वो कैसे बनता है। वो मैंने काफी लॉकडाउन में मतलब आई स्टडीड अ लॉट, और उससे फिर मैंने सोचा कि हम अब मतलब ये है, और पूरा एक हमारा खुद का एक ब्रांड है रसवेरा। इट इज लाइक जामुन वाइन दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च, और मैंने उसका मार्केटिंग का ये लिया, जिम्मेदारी ली। एंड हमने लॉकडाउन में रसवेरा मार्केटिंग को रसवेरा को लॉन्च किया, रसवेरा वाइन को। और जब लॉन्च किया तो हमारे पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था कि हम कहीं भी बाहर जाके होर्डिंग लगाए या कुछ ये लगाए, मतलब देयर वाज नो स्कोप। व्हाटएवर वी हैड टू डू इट वाज डिजिटल। ओके, और हमने बना के जो स्टॉक रखा था वो हमें 1 ईयर में फिनिश करना था, दैट वाज आवर टारगेट। और हमने जब वो मार्केटिंग शुरू की और उसको राइट तरीके से जब हमने मैसेजिंग देना शुरू किया और अंडरस्टैंडिंग कि वो हम क्या कल्चर है, वी वर नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, वी वर सेलिंग कि हम वैल्यू क्या लेकर आए, हम क्यों ये कर रहे हैं। क्योंकि एक हेल्थ बेनिफिट्स है करके जामुन एक फ्रूट के, जो पीयूष ने का एक सपना था, और इट इज वेरी डेलिकेट टू मेक हैंडल जामुन, बिकॉज वो 15 डेज के लिए ही होता है, और विद इन 2 to 3 days वो फ्रूट पेरिश हो जाता है, मतलब ये है। तो उससे बनाकर एक चैनल लाना, तो हमने ये सारी स्टोरी दुनिया के सामने लाई, और विद इन 1.5 month आवर स्टॉक वाज सोल्ड आउट। हाँ, जो हमें 1 साल में कंप्लीट करना था, और वो भी लॉकडाउन में, जहां पर हम सिर्फ ऑनलाइन बैठे बैठे कर सकते थे, और कोई दुकान के सामने जाकर शॉप के सामने होर्डिंग नहीं लगा सकते, देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी। सो दिस गेव बूस्ट की हाउ कैन आई हेल्प अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और मैंने हमेशा ये देखा है कि इंडियंस के पास में बहुत सारा बजट होता है प्रोडक्ट्स के लिए, R&D के लिए, लेकिन दे फोकस लेस ऑन मार्केटिंग। और बाहर की जो कंट्रीज है ना, उनका सबसे, आप पेप्सी को देखेंगे, सब देखेंगे, उनका मार्केटिंग का बजट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो अपने एक ब्रांड बनाने में बहुत ये करते हैं। तो मुझे ये जो कॉन्शियसनेस है मार्केटिंग का, एक ब्रांड बनाने का, वो इंडिया में लाना था, मतलब लेकिन और ज्यादा ये करना था, मतलब लाना था इन द सेंस और स्ट्रॉन्ग करना था कि वेयर एवरीवन अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। एंड दिस इज हाउ आई लॉन्च्ड ग्रेट आइडियाज इन एक्शन। या तो इसका वर्क कल्चर कैसा है, ये कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली? ओके, तो हम, जैसे मैंने कहा कि हमें डिजिटल ही लॉन्च किया था, तो वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। और हम जैसे हम बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, एक डिजाइनर को हायर कर देती है कि ये डिजाइन बना दो, वो डिजाइन कर दो, और वो फेस्टिवल्स पे डालती है। ओके, कि मतलब दिवाली आए तो दिवाली पर, कोई भी डे आया, मेंस डे आया तो मेंस डे पर। लेकिन लोग समझते कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। दिस इज नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग इज कि आप क्या वैल्यू लाते हो और आप कैसे वो दूसरों को बता पाते हो, मतलब अपने कंज्यूमर या प्रोस्पेक्ट। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू। तो हमारे पास में एक पूरा ब्रांड का स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं पूरा, कि ये ब्रांड क्या है। जैसे मेरे एक कस्टमर है, तो वो मेरे पास आए और दे आर इनटू फिटनेस। ओके, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं वेट लॉस का ये कराती हूँ। तो मैंने कहा वेट लॉस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, हर कोई आकर बोलता है, आप ऐसा अलग क्या करते हो। तो जब हमने वो हमारी जो ब्रांड की स्ट्रेटेजी है, व्हेन वी कैरीड आउट दैट स्टेप बाय स्टेप, वो बहुत रिगरस एक्सरसाइज होती है, तो उससे पता चलता है कि जो वुमेन डिप्रेशन में जाती हैं, हम उनको भी ट्रीट करते हैं। जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, हम उनको भी ट्रीट करते हैं। कुछ वुमेन फोटोज में नहीं आती है, फोटोज क्लिक नहीं करती, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए नहीं आते, इसलिए वो उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो हम जब शेप में आ जाएंगे या अच्छा फिटनेस होगा, तो दे स्टार्ट एंजॉइंग, दे स्टार्ट बिकमिंग, क्रिएटिंग मेमोरीज। और हमने ये सारी चीजों को मार्केट किया, एंड शी गॉट लॉट ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई स्टार्टअप हो, या कोई भी सेगमेंट हो, वो आपके इधर आके
उनके प्रॉब्लम्स आपको शेयर कर सकता है। Yes. आपको बोल सकता है कि हमें ये हर्डल है, हाँ. हमें आगे जाना है, तो आप गाइड करते हैं Right. उनको। Yeah. और सिर्फ ये गाइडेंस जो है वो मार्केटिंग के लिए है, ब्रांड प्रमोशन के लिए है, या अदर थिंग्स के लिए, मतलब उसमें सब कुछ है या सिर्फ कुछ पार्ट है उसका? नहीं, इट इज फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। जब ब्रांड बोलते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व होती है। मतलब अगर हम खुद देखते हैं कि अगर हम शूज खरीदने जा रहे हैं तो हमें प्यूमा या लाइक एडिडास, यही सब कुछ यही रहते हैं। और क्योंकि वो ब्रांड है, और वो ब्रांड कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रस्ट बनाया होता है, वो वैल्यू पे काम करते हैं। तो इसीलिए हमने भी वो सब वैल्यूज पे काम करना शुरू किया है। और हमारे अराउंड 25 कस्टमर्स है विद इन 3-4 मंथ या। और हमने वो सारी वैल्यूज जो वो लाते हैं उस पर ये है। तो जबकि डिजाइनर्स जो है वो सिर्फ डिजाइन बना कर जो ये करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ मार्केटिंग। तो हमने सारी वैल्यूज, क्योंकि एक ब्रांड बनाना था, और सारी वैल्यूज जो उनकी है और उसके अकॉर्डिंगली हमने मैसेजिंग करना शुरू किया, और इसलिए हमें मतलब काफी ये सक्सेस मिला है। पहले से आपका सोच रहा है कुछ तो भी डिफरेंट करना है, Right. मतलब। और आपने हर आपके लाइफ के जर्नी में एक टारगेट रख के उसको अचीव किया है। Absolutely. जैसा HR हो, मैरिज के पहले आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, Yes. वो है, या अभी आपने जामुन वाइन का बताया। अभी ये जो ग्रेट आइडियाज इन एक्शन जो है, तो इसका टारगेट क्या है, आप आगे में क्या करने वाली है, और आपका सोच क्या है उसके बारे में? ओके, सो इसमें हमें चाहिए कि हम 2030 तक 1000 जो ब्रांड्स हैं, 1000 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक ग्रेट ब्रांड बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि सारी जो ब्रांड है वो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे होते हैं मैक्सिमम, ये है। तो टू ब्रिंग दैट शिफ्ट, ये है दैट ब्रेक थ्रू इन इंडिया। और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइक वी आर टारगेटिंग कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशंस इनटू अ ब्रांड दैट आर ट्रस्टेड and that increases the economy overall for India, मतलब where India becomes the, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता है कि कोई भी चीज बाहर से आई ना तो हमें लगता है कि नहीं दिस इज ये है, लेकिन हाँ हम बाहर की चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं रादर देन, क्योंकि वो मेक इन इंडिया है, तो हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। बट वी वांट टू ब्रिंग दैट शिफ्ट वेयर मेक इन इंडिया बिकम्स अ प्राइड, मतलब ये है। मतलब अभी 2020 चल रहा है, तो आपको 2030 तक, मतलब इन नेक्स्ट डिकेड या 10 इयर्स में आपको 100 ब्रांड्स तक पहुंचना है, 1000 ब्रांड्स तक आपको पहुंचना है। लेकिन आप ऐसे क्या कर रहे हैं कि वो लोगों ने आपके पास आना चाहिए, इसके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या है? ओके, एक तो ये है कि हमारा जो भी कस्टमर्स हैं वो खुद ही देख कर आ रहे हैं। हम हमारी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं कि वी आर डूइंग दिस, ओके। हमारा काम देखते हैं, जब भी हमारे कस्टमर्स हैं तो वो उनसे देख रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि अरे यार आपकी कौन मार्केटिंग कर रहा है, मतलब कि बहुत अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है आपकी मार्केटिंग स्टाइल में, एंड बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ इट इज स्प्रेडिंग अ लॉट। ओके, या सो आवर वर्क इज स्पीकिंग रादर देन we are marketing ourselves. Okay. थँक यू व्हेरी मच। आज आपण एक खूप मोठी यशोगाथा बघितली आहे की एक मुलगी की जी इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेते, पहिल्याच वर्षी ती ड्रॉपआउट होते, आणि जनरली असं झालं तर अनेकांचं आयुष्य तिथेच थांबतं। पण कोमल यांनी तो विचार केला नाही, त्याच्यातून खूप पॉझिटिव्हली त्यांनी विचार केला आणि खूप चांगली पुस्तकं त्यांनी वाचली, वाचनामध्ये खूप वेळ दिला, आणि त्या वाचनामधूनच त्यांनी स्वतःचं एक मत तयार केलं की त्यांना काय करायचं आहे। आणि पहिल्या वर्षी हे घडलेलं असताना चौथ्या वर्षी म्हणजे जेव्हा इंजिनिअरिंग संपतं त्यावेळेस त्यांनी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेअर तयार केलं होतं आणि ते एका मोठ्या मॉलमध्ये दिलेलं होतं। त्यानंतर लग्न, अनेकांचं असं होतं की लग्न झाल्यानंतर त्यांचं सगळंच काही थांबतं, म्हणजे ते फक्त कुटुंबात रमतात आणि त्यांचे जे काही इन्स्टिंक्ट असतात किंवा स्किल्स असतात ते पुढे काही बाहेर येत नाही। पण कोमल यांनी इथे आल्यानंतर, लग्न झाल्यानंतर त्यांनी ESDS जॉईन केलं आणि आपल्या पतीसोबत एक चांगली जर्नी त्यांनी सुरू केली, आणि ESDSच्या जर्नीमध्ये एक मैलाचा दगड त्यांनी प्रस्थापित केला, तो म्हणजे एका ग्लोबल लेवलवरती, जागतिक पातळीवरती एक मोठा सन्मान ESDSला मिळवून दिला। आणि तिथपर्यंत त्या थांबल्या नाही, तर त्यांनी स्वतःचं एक स्टार्टअप सुरू केलं, आणि ज्या स्टार्टअपच्या माध्यमातून त्या आज अनेक ब्रँड्स, अनेक इंडस्ट्रीज आहेत
की ज्यांना सहकार्य करतायत त्यांची वर्क कल्चर समजून घेऊन त्यांना पुढच्या कामाची दिशा ते खऱ्या अर्थाने देत आहेत. आणि मला असं वाटतं की आपलं हे जे योगदान है, आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन इंडस्ट्री के लिए. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो सेल्फ रिलायंस होने के लिए जो की पॉइंट्स जो है, की फैक्टर्स जो है, तो मुझे लगता है आपका ये जो स्टार्टअप है ग्रेट आइडियाज इन एक्शन, वो ये कर रहा है. तो होप सो आपका जो नेक्स्ट डिकेड का जो टारगेट है वो 100% अचीव होगा. और उससे जो भी ब्रांड्स है, 1000 जो ब्रांड्स है वो ग्लोबली एक्सपांड होंगे और उसके जरिए हमारे देश की तरक्की में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिलेगा मुझे लगता है. और वो कॉन्फिडेंस मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ, वो लग रहा है मुझे और वो 100% होगा. थैंक यू वेरी मच इंडिया दर्पण से बात करने के लिए. Thank you so much. It's my pleasure entirely to share my story, to have an opportunity to share my story with Indian Darpan. Yes, thank you.